नमस्ते। भारतीय शेयर बाज़ार में फिर से करेक्शन की दौर शुरू हो गया और इस हफ्ते तो ग्लोबल मार्केट्स के भी संकेत काफ़ी ख़राब थे, नरम थे। और जो नैस्डैक है यूएस का टेक हैवी इंडेक्स, वो खुद एक हफ्ते में 4.5-5% गिर गया बिकॉज ऑफ एआई वैल्यूएशंस रिलेटेड कंसर्न्स। तो ओवरऑल ग्लोबली माहौल थोड़ा नरम था, लेकिन हमारा भारतीय बाज़ार तो उससे पहले ऐसा था कि अगर ग्लोबल मार्केट्स अच्छा भी कर रहे हैं, बढ़ भी रहे हैं, तो भी हमारा मार्केट गिर रहा था। लेकिन इस बार हमारा मार्केट ग्लोबल मार्केट्स के संकेतों के साथ ही चल रहा था, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं गिरा जितना यूएस मार्केट्स गिरे हैं पिछले हफ्ते में। और मार्केट्स ने एक फॉल्स ब्रेकआउट दिया। काफ़ी महीनों तक, 5 महीनों तक एक 24,300 से 25,600 के बैंड में या रेंज में फंसा हुआ था। और दिवाली के आसपास उसने उस रेंज को ऊपर की तरफ तोड़ने का एक फॉल्स ब्रेकआउट सिग्नल दिया। लेकिन इस हफ्ते की गिरावट में फिर से वो घूम के उसी रेंज में आके लौट आया है। इंडेक्स लेवल पे देखोगे, अगर निफ्टी लेवल पे देखोगे, सेंसेक्स लेवल पे देखोगे, तो आपको लगेगा कि बहुत ही सीमित दायरे में कामकाज हो रहा है। लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स और इंडिविजुअल लोगों के पोर्टफोलियो लेवल पे देखोगे तो जो अंडर परफॉर्मेंस है, जो करेक्शन है, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। उसका मेन कारण ये है कि इंडेक्स को काफ़ी कुछ स्टॉक्स या सेक्टर्स पॉजिटिवली सपोर्ट दे रहे थे, इसलिए इतना ज़्यादा इंडेक्स गिरा नहीं। तो सपोर्ट देने वाले स्टॉक्स और सेक्टर्स की बात करूँ तो एक तो रिलायंस का काफ़ी मोमेंटम पॉजिटिव चल रहा था। पीएसयू बैंक्स पिछले कुछ हफ्तों से काफ़ी अच्छी बढ़त दिखा रहे हैं, मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। कैपिटल गुड्स भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे थे। ऑटो इंडेक्स भी पिछले हफ्ते के पहले तक तो काफ़ी अच्छे बुल रन में थे बिकॉज ऑफ जीएसटी कट। पिछले हफ्ते उनमें भी गिरावट देखने मिली। तो ये कुछ ऐसे सेक्टर्स थे जो मार्केट को सपोर्ट कर रहे थे और इंडेक्स लेवल पे आपको इतनी बड़ी गिरावट देखने नहीं मिल रही है। लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स पे काफ़ी अच्छी गिरावट देखने मिली है। तो पिछले 3 महीने में मैंने कोई भी एक नई फ्रेश अच्छी खरीद नहीं की थी। ऑब्वियसली आईपीओस वगैरह में अप्लाई किया था और कहीं अलॉटमेंट मिल गया तो प्रॉफिट बुकिंग वगैरह किया था। लेकिन कोई एक फ्रेश अच्छी वाली खरीदी मैंने नहीं की थी। लेकिन अभी वाली जो गिरावट चल रही है उसमें काफ़ी सारे अच्छे स्टॉक्स भी गिरना चालू हो गए हैं। तो इसलिए मैंने फिर से खरीदी का दौर स्टार्ट कर दिया। लेकिन एक बात याद रखिए, आज की डेट में जो मार्केट है वो बायर्स मार्केट है। मतलब अगर आप पेशेंस रखोगे तो आप जिस भाव पे चाह रहे हो उस भाव पे सेलर आपको आके माल दे के जाएगा, शेयर्स दे के जाएगा। जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। तो ऑब्वियसली आपको रीज़नेबल भाव या रीज़नेबल ऑर्डर का वैल्यू मांगना पड़ेगा। ये नहीं कि अगर स्टॉक 150 का चल रहा है और आप बोलोगे कि 75 में आएगा तभी लूँगा। बट अगर 150 का चल रहा है और आपका अंदाज़ है कि 135 140 तक जा सकता है, तो पेशेंस रखोगे तो सेलर आके माल दे के जा रहा है। तो इसमें हो क्या रहा है कि जो वीक हैंड्स हैं, जो काफ़ी ऐसे मोमेंटम के लिए आए थे कि धनाधन पैसा बनाएंगे, फटाफट एकदम स्विंग ट्रेड करेंगे, छोटी अवधि में पैसा बनाएंगे, वो लोग थक हार के बाहर जा रहे हैं कि यार कब से खरीद के रखे हैं शेयर्स, भाव ही नहीं बढ़ रहे हैं, अब बेचते हैं, मतलब पैसे को फ्री करते हैं, कहीं और डालेंगे। तो इसलिए बायर्स मार्केट चल रहा है। तो जो बायर है उसको अच्छे दाम पे शेयर्स मिल रहे हैं। आज की डेट में मेरे वॉच लिस्ट में 5 ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर मैंने या तो ऑलरेडी थोड़ी थोड़ी करके बाइंग स्टार्ट कर दी है या अगले हफ्ते से बाइंग स्टार्ट करूंगा। तो मैं उनको डिटेल में कवर करूंगा कि उनके पीछे का रैशनल क्या है। मोस्टली मैंने ऐसे स्टॉक्स ही चुने हैं जिनके रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, लेकिन फिर भी स्टॉक में गिरावट देखने मिली है बिकॉज ऑफ ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट। तो वैल्यूएशन वाइज ऑल्सो मुझे लगता है कि काफ़ी सस्ते में मिल रहे हैं, काफ़ी रैशनलाइज्ड वैल्यूएशन में मिल रहे हैं। तो इसलिए मैंने इन 5 स्टॉक्स को चुना हुआ है। तो जो सबसे पहली कंपनी है जो मेरे बाय लिस्ट में है वो है विंडलास बायोटेक। ये बेसिकली सीडीएमओ स्पेस में है। जो बड़े बड़े फार्मा ब्रांड्स हैं, काफ़ी सारे वो अपनी दवाइयाँ खुद नहीं बनाते, आउटसोर्स करते हैं। तो विंडलास बायोटेक बेसिकली उन बड़े ब्रांड्स को दवाइयाँ बना के देती है और वो बड़े
ब्रांड्स के नाम पे दवाइयाँ बिकती हैं, लेकिन विंडलास मैन्युफैक्चरिंग करके देती है। इसके अलावा विंडलास अपने ब्रांड पे भी कुछ दवाइयाँ बनाती है और बेचती है। तो सबसे पहले इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स पे एक जाके नज़र देखते हैं। तो सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स आ चुके हैं। अगर आप रेवेन्यू की बात करोगे तो ऑलमोस्ट 20-21% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ रहा है इस क्वार्टर में। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो ऑलमोस्ट 25-26% के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ रहा है। और अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 12.5% का नेट प्रॉफिट ग्रोथ रहा है। ओवरऑल अगर आप पिछले 12-13 क्वार्टर्स के नतीजे देखेंगे तो कंसिस्टेंटली कंपनी रिजल्ट देते आई है, ग्रो करते आई है। अगर आप रेवेन्यू बेसिस पे देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बेसिस पे देखिए, नेट प्रॉफिट बेसिस पे देखिए, आपको कंसिस्टेंट एक अपवर्ड ट्रेंड देखने मिलेगा कंपनी के नतीजों में। तो ये तो आपने देख लिया कि कंपनी के नतीजों में कोई गड़बड़ नहीं है, कोई इश्यूज नहीं आए हैं, ना इनके प्लांट रिलेटेड या कोई भी ऐसी नेगेटिव न्यूज़ कंपनी रिलेटेड नहीं आई है। अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें तो 870 पे इसने क्लोजिंग दिया था और आप देखेंगे तो 52 वीक हाई से काफ़ी दूर है और 52 वीक लो से भी काफ़ी दूर है। बिकॉज 52 वीक लो जब ये ट्रम्प टैरिफ वगैरह बना था तभी एक ज़ोरदार गिरावट देखने मिली थी, तब वो उसने बनाया था। क्योंकि ये कंपनी एक स्टेबल प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है तो पी रेशियो के हिसाब से हम इसका हिस्टोरिकल ट्रेंड देख सकते हैं। तो अगर आप पिछले 5 साल का हिस्टोरिकल ट्रेंड देखेंगे तो एक टाइम पे ये 39 के पी तक ट्रेड करती थी और अब ये गिर के 27 के आसपास के पी पे आ गई है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसने 26-27 के आसपास के पी पे आने के बाद बाउंस बैक दिया था। तो वैल्यूएशन वाइज जो उसका टॉप वैल्यूएशंस था उससे काफ़ी बड़ी गिरावट दिखा चुका है। ऑब्वियसली इस 2021-22 के वैल्यूएशंस के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज तभी कंपनी इतना ज़्यादा वेल डिस्कवर्ड नहीं थी, इतना कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बना पा रही थी। लेकिन अभी कंपनी हाई ग्रोथ फेज़ पे है। इसने एक नया प्लांट भी अपना डाला है उत्तराखंड में, उसका भी प्रोडक्शन वगैरह स्टार्ट हो चुका है, तो वो भी रेवेन्यू को एक बूस्ट देगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक शानदार कंपनी बन सकती है, एक निवेश बन सकता है। इसको ग्रेजुअली अक्यूमुलेट करते रहें जब भी डिप्स मिले तब। और अगर ओवरऑल भी देखें तो कंपनी सिर्फ 1800 करोड़ की कंपनी है, तो इसके पास ग्रो करने के लिए बहुत बड़ा प्लेग्राउंड पड़ा है। तो ये मल्टी बैगर बनने के बहुत अच्छे चांसेस रखता है। मैनेजमेंट की क्वालिटी भी मैंने जितना भी एक्सप्लोर किया, जितना समझा, वो बहुत ही अच्छी फैमिली रन बिजनेस है। तो मैनेजमेंट क्वालिटी रिलेटेड भी कोई इश्यूज़ नहीं है। तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ये बन सकता है विंडलास बायोटेक। अब चलते हैं दूसरी कंपनी की ओर और वो है इंडिगो पेंट्स। तो जैसे कि आप जानते ही हो कि पेंट सेक्टर में काफ़ी पिछले 2-3 साल से काफ़ी बड़ी उथल पाथल चल रही है बिकॉज बिरला ओपस की एंट्री हुई, JSW ने एक्जो नोबेल को एक्वायर किया। तो एक काफ़ी पेंट सेक्टर में एक कंसोलिडेशन चल रहा था, न्यू एंट्रेंट का एंट्री हुई थी, एक बड़ा प्लेयर बन के उभर रहा है वो। लेकिन अगर आप देखोगे तो ग्रेजुअली चीज़ें नॉर्मल सी पे रिटर्न हो रही हैं। जो एस्टैब्लिश प्लेयर थे उनके ग्रोथ नंबर्स ग्रेजुअली इम्प्रूव होना स्टार्ट हुए हैं। और स्पेशली जो मार्केट लीडर है एशियन पेंट्स, उसका अगर आप स्टॉक देखोगे तो उसमें ऑलरेडी एक बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है और वो 50 और 200 DMA के ऊपर ट्रेड करने लगा है। मतलब उसमें ऑलरेडी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट मूवमेंट आना स्टार्ट हो चुका है। अगर हम इंडिगो पेंट्स के सितंबर क्वार्टर के नतीजे देखेंगे तो कंपनी भले ही थोड़ा सा लेकिन ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे लौटी है। अगर आप रेवेन्यू ग्रोथ देखोगे तो 3% के आसपास की रेवेन्यू ग्रोथ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाइज देखोगे तो 6-7% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ रही है और नेट प्रॉफिट भी 5-6% का ग्रोथ रहा है। तो अगर आप परसेंटेज वाइज देखोगे तो आपको ये नंबर्स छोटे लगेंगे, लेकिन जो पेंट सेक्टर है वो थोड़ा सा वेदर के ऊपर भी डिपेंडेंट है। और आप जानते ही हो कि इस साल बारिश मानसून काफ़ी शानदार रही थी, तो इसकी वजह से सितंबर क्वार्टर काफ़ी
इम्पैक्ट हुआ था कि पेंट्स वगैरह लोगों ने पोस्टपोन किया था क्योंकि बारिश में जल्दी पेंट सूखता नहीं है, तो उसका भी एक असर था। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट माना जाएगा सितंबर क्वार्टर का। और स्टॉक मार्केट ने इसको पॉजिटिवली अप्रिशिएट भी किया, गिरते हुए बाज़ार में भी 1.5% के आसपास ये चढ़ा। लेकिन अगर आप ओवरऑल वैल्यूएशन वाइज देखोगे 52 वीक हाई से तो ये बहुत दूर है, काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, और 52 वीक लो से काफ़ी करीब है, 10% के आसपास की दूरी है। अगर हम वैल्यूएशन वाइज देखेंगे, क्योंकि अगेन ये कंसिस्टेंट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, तो पी रेशियो इज़ अ गुड स्मॉल इंडिकेटर टू इंडिकेट हाउ द कंपनी हैज़ बिन डूइंग। तो अगर आप देखोगे तो इसका जो मीडियन पी है वो 52 के आसपास का रहा है, लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो 32-33 के पी पे अवेलेबल है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो वैल्यूएशन वाइज भी काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, और वो जायज़ भी था बिकॉज पेंट सेक्टर में ग्रोथ नहीं हो रही थी, तो वैल्यूएशन में करेक्शन होना ही था। अब अगर हम इसके इंडस्ट्री पीयर्स के साथ कंपेयर करेंगे तो इंडिगो पेंट्स का पी रेशियो तकरीबन बाकी सब पेंट्स कंपनी से कम ही है। कैंसाई नेरोलेक का थोड़ा इससे भी कम है बिकॉज कैंसाई नेरोलेक ज़्यादा इंडस्ट्रियल पेंट्स में है, जबकि इंडिगो पेंट्स रिटेल या डिज़ाइनर पेंट्स में ज़्यादा है, जहाँ पर मार्जिन भी ज़्यादा होता है और वैल्यूएशन भी ज़्यादा मिलता है। तो ओवरऑल वैल्यूएशन वाइज भी आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, और मेरा बहुत ही स्ट्रांगली मानना है कि अब पेंट सेक्टर में ग्रोथ और पॉजिटिविटी लौटने के आसार और माहौल काफ़ी अच्छा बनते जा रहा है, और उसमें एक इंडिगो पेंट्स एक अच्छा प्ले हो सकता है बिकॉज ऑलरेडी एशियन पेंट्स में पॉजिटिव संकेत दिखने लगे हैं। तो जैसे ही मार्केट लीडर और दूसरे पेंट के बड़े स्टॉक्स पिकअप होंगे, अच्छा ग्रोथ करने लगेंगे, अच्छे रिटर्न्स देने लगेंगे, तो ये जो स्मॉलर प्लेयर्स हैं वो भी बहुत तेज़ी से कैचअप करेंगे। तो इसलिए इंडिगो पेंट्स पे भी मैं काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ, और मुझे लगता है कि यहाँ से काफ़ी अच्छे शानदार रिटर्न्स बना के दे सकता है अगले 1-2 साल में। तीसरा जो स्टॉक है जिस पे मेरी नज़र बनी हुई है और इसमें मैं अपना पोजीशन ऐड ऑन करने के बारे में कंसिस्टेंटली देख रहा हूँ अपॉर्चुनिटी, वो है आवास फिनेंसियर्स। सो ऑब्वियसली ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, और अगर आप इसका प्राइस देखोगे एज़ कम्पेयर टू 52 वीक हाई तो काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, ऑलमोस्ट 52 वीक लो की तरफ जाने लगा है। तो ये तो रहा इसका प्राइस एक्शन। अब अगर रिज़ल्ट्स की बात करेंगे तो अभी इसका क्वार्टरली रिज़ल्ट्स आना बाकी है, लेकिन जो भी फिनेंसिंग कंपनीज होती हैं उसका इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि इनकी क्रेडिट क्वालिटी कैसी है, इनके एनपीए रेशियोज़ कैसे हैं। तो अगर आप पिछले 12-13 क्वार्टर्स के परफॉर्मेंस को देखोगे आवास फाइनेंसियर्स के, तो बहुत ही एक रिस्पॉन्सिबल लेंडिंग करती है। अगर आप ग्रॉस एनपीए देखोगे तो 1% के आसपास ही है, कभी थोड़े बेसिस पॉइंट ज़्यादा, कभी थोड़े बेसिस पॉइंट कम। लास्ट क्वार्टर में एक थोड़ा सा जंप अप देखने मिला था, लेकिन ये कंपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं थी। अगर आप दूसरे भी एनबीएफसीज देखोगे तो सब में लास्ट क्वार्टर में एक एनपीएस में शूटअप देखने मिला था, और ये बहुत ज़्यादा भी ऐसा नहीं होगा कि अरे मतलब बहुत ही डरावना हो गया, 1% की जगह पे सीधा 2%, 3% पे पहुंच गया। थोड़े से बेसिस पॉइंट का जंप देखने मिला था, और इसकी वजह से स्टॉक प्राइस की पिटाई भी हो चुकी है, उसका करेक्शन भी हो चुका है। नेट एनपीए भी देखोगे तो ऑलमोस्ट बेस्ट इन क्लास 0.8 के आसपास का नेट एनपीए है। सो मेन जो फिनेंसिंग कंपनी के लिए होता है कि इनकी लेंडिंग क्वालिटी कैसी है, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, क्योंकि 100 में से 1 या 1.5 ऐसे इनके क्लाइंट रहते हैं जो डिफ़ॉल्ट करते हैं। और दूसरा ये कि ये जो हाउसिंग फिनेंस होती है, अगर कोई डिफ़ॉल्ट भी करता है तो जो अंडरलाइंग एसेट है, घर तो है ना जिस पे उन्होंने लोन दिया है, तो पैसे रिकवरी भी अच्छी होती है, बेहतर होती है, तो उस वाइज भी रिस्क बहुत कम रहता है। अब अगर हम वैल्यूएशंस वाइज देखें तो मैं इसके 5 साल का पी रेशियो देखूंगा, तो ये देखिए आप ग्राफ, मतलब ऑलमोस्ट लोएस्ट लेवल पे, लोएस्ट इसका मीडियन पी 30 के आसपास का रहता है,
और अभी आप देखोगे तो 20-21 के पी पे आ गया है, मतलब आप देखिए पूरे ग्राफ में एकदम लोएस्ट लेवल पे आ चुका है, मतलब वैल्यूएशन वाइज काफ़ी सस्ता, काफ़ी बेहतर हो चुका है। अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू देखें, जो कि फाइनेंसिंग कंपनी के लिए ये ज़्यादा बेटर मेट्रिक होता है एज़ कम्पेयर टू प्राइस टू अर्निंग्स, तो यहाँ पर भी आप देखें तो मीडियन जो इसका प्राइस टू अर्निंग्स रहा है वो, सॉरी, मीडियन इसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू रहा है वो 4.3 के आसपास का रहा है, और यहाँ पर ये ऑलमोस्ट 2.9 प्राइस टू बुक पे आ गया है, अगेन 5 साल के इतिहास में सबसे लोएस्ट लेवल पे। और ओवरऑल मैनेजमेंट क्वालिटी में कोई इश्यूज़ हैं नहीं, कंपनी रिलेटेड कोई मेजर नेगेटिव न्यूज़ आई हैं, कोई फ्रॉड या कोई दूसरा ऐसा कोई भी नेगेटिव इंडिकेटर्स आए हैं नहीं। बस पिछले 2-3 साल में थोड़ा ओनरशिप में चेंज हुआ था, इसके प्राइवेट इक्विटी के ओनर्स थे, उन्होंने अपना स्टेक बेचा वगैरह, तो उसकी वजह से स्टॉक प्राइस ज़्यादा चला नहीं है, कंसोलिडेट हुआ है। अगर हम इसका अर्निंग्स वाइज भी देखें तो कंसिस्टेंटली ये देखिए कंपाउंडेड, अगर सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 5 साल 10 साल में 20%, 10 साल में 37%, प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो कंसिस्टेंटली 18%, 5 साल में 10 साल में 40%। अगर 5 साल का इसका ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस देखिए, 21% का इसका सेल्स ग्रोथ रहा है, 18% का प्रॉफिट ग्रोथ रहा है, लेकिन स्टॉक प्राइस सिर्फ 1% बढ़ा है, मतलब 5 साल से स्टॉक कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म करते आया है। अब ये बहुत ही राइप अपॉर्चुनिटी है, जस्ट बिकॉज NBFC सेक्टर पे थोड़ा ग्रहण लगा हुआ है, काफ़ी सारे लोग वहाँ पर निवेश करने से डर रहे हैं, बच रहे हैं। आने वाला 1-2 क्वार्टर शायद अभी भी मार्केट को लगता है कि थोड़ा सा पेन जारी रहेगा, इसलिए इसकी स्टॉक की इतनी पिटाई हो रखी है, इसलिए इतना सस्ते में मिल रहा है। बट जैसे ही टर्न अराउंड देखने मिलेगा तो मुझे बिल्कुल डाउट नहीं है कि ये बहुत ही शानदार डबल डिजिट रिटर्न्स बना के दे सकता है आने वाले 1-2 साल में। अब चलते हैं चौथी स्टॉक की ओर, और वो है IGIL, इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट लिमिटेड। सो बेसिकली ये क्या करती है कि जो भी जेम्स एंड ज्वेलरीज है, बेसिकली सिंपल भाषा में कहूँ तो जो डायमंड्स हैं और उसके रिगार्डिंग जो दूसरे तरह के स्टोन्स आते हैं जैसे रूबी, सफ़ायर वगैरह, इन सब का एक सर्टिफिकेट बना के देती है कि प्योरिटी कैसा है, डायमंड की क्लैरिटी कितनी है, कलर कैसा है वगैरह वगैरह। तो ये जो भी जेम्स एंड ज्वेलरी है उसमें ये जो जेम स्टोन्स होते हैं उनके लिए सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट मैंडेटरी होती है। तो पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो सर्टिफिकेशन देते हैं डायमंड्स और अदर जेम स्टोन्स को, और उसमें से IGIL एक कंपनी है। तो अगर आप इसके सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स देखेंगे तो बहुत ही शानदार नतीजे रहे हैं, ऑलमोस्ट 20-21% का रेवेन्यू ग्रोथ देखने मिला है। सिमिलरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो 25% के आसपास का ग्रोथ देखने मिला है, और नेट प्रॉफिट में 15-16% के आसपास का प्रॉफिट देखने मिला है। और अगर आप इसके नतीजे देखेंगे तो कंसिस्टेंटली कंपनी रेवेन्यू ग्रोथ करते आई है। अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी वाइज देखेंगे तो भी कंसिस्टेंटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ करते आई है। नेट प्रॉफिट वाइज ऑल्सो इट इज़ ऑन अ ग्रोइंग ट्रैजेक्टरी। और ये बिजनेस ऐसा है कि इसमें कंपटीशन बहुत कम है, बिकॉज जैसे मैंने कहा 2 ही प्लेयर्स हैं। तो अगर आप डायमंड इंडस्ट्री पे पॉजिटिव हो, जो कि मैं हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इंडिया में देखेंगे तो स्पेशली जो ज्वेल वाला सेक्टर है या ज्वेलरी वाला सेक्टर है उसमें फ़ीमेल्स का ज़्यादा बोलबाला रहता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा ज्वेलरी खरीदते हैं। और अगर आप आसपास नोटिस करोगे तो डायमंड का क्रेज़ कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है। और अगर कोई डायमंड ले रहा है तो सर्टिफिकेट उनको जनरली, अगर किसी भी ऑथोराइज्ड या अच्छे ब्रांड से ले रहे हो तो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा ही, सर्टिफिकेट वो बन के ही आता है। तो अगर आप डायमंड इंडस्ट्री पे और डायमंड पे बुलिश हो, डायमंड कंजम्पशन पे बुलिश हो इंडिया में और ग्लोबली, तो आपको ये स्टॉक पे बुलिश रहने का काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल सेंस बनता है। तो मैं एक्चुअली इस पर कंसिस्टेंटली वॉच बनाए हुए था, और मुझे लगा कि ये ट्रेड टैरिफ वगैरह इससे शायद स्टॉक में एक नीजर्क अच्छा करेक्शन देखने मिले, लेकिन ये 330 के आसपास के ही लेवल पे, 330 और 350 के बीच में ही स्ट्रगल कर रहा था। अभी रिज़ल्ट आया तो अचानक से 9-10% बढ़ गया था, लेकिन अभी वापस से करेक्शन मोड में आया है। तो जैसे मैंने कहा कि ये सेलर्स मार्केट है,
थोड़ा सा आप पेशेंस रखेंगे तो वापस से 340 330 के नीचे मिलने के चांसेस हैं। और ये एक कंसिस्टेंटली आने वाले 2 3 5 साल के लिए आपका एक पोर्टफोलियो का बहुत एक अच्छा स्टॉक बन सकता है, बिकॉज कंपटीशन बहुत कम है। तो इसलिए मैं इस पर काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ। अब चलते हैं आखिरी स्टॉक की ओर, और एक्चुअली आखिरी एक नहीं 2 स्टॉक्स हैं, तो मैं दोनों पे ही इक्वली बुलिश हूँ। आपको दोनों में से एक पसंद आता हो तो आप उसमें डाल सकते हो, या दोनों में आधा आधा पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो आखिरी जो स्टॉक है वो है HDFC बैंक और कोटक बैंक। तो सबसे पहले HDFC बैंक। देखिए, बैंक और स्पेशली HDFC बैंक के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर रेगुलर इन्वेस्टर हो तो आपको इसकी क्रेडिबिलिटी और इसकी पेडिग्री के बारे में ऑलरेडी पता होगा, तो मैं बिज़नेस के बारे में ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। मैं आपको सिर्फ एक पैरामीटर बताऊँगा कि अगर आप इसका प्राइस टू बुक देखें, हिस्टोरिकल वैल्यूएशन, तो इसका जो मीडियन प्राइस टू बुक रहा है वो 3.2 रहा है पिछले 5 साल में, जबकि 5 साल में इसने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है। अगर मैं इसके 10 साल के मीडियन पी पे लेके जाऊँ तो 3.8 के मीडियन पी पे ये रहा है। फिर भी हम कंसीडर करते हैं कि छोड़ देते हैं कि 5 साल अभी बहुत बड़ी बैंक बन गई है, हो सकता है ग्रोथ थोड़ा स्लो ही हो क्योंकि स्केल बहुत बड़ा हो गया है। मैं इसको नहीं मानता हूँ, बिकॉज ग्लोबली आप देखोगे तो बैंकिंग ऐसा सेक्टर है जहाँ पर जो स्केल बड़ा होता है, जो बैंक बड़ी होती है, उसका फ़ायदा और भी ज़्यादा बढ़ते जाता है। तो ऐसा नहीं होता बैंकिंग सेक्टर में, मतलब जहाँ तक मुझे समझ है कि स्केल एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक हो जाता है ग्रोथ के लिए। तो अगर आप 5 साल का भी जहाँ पर इसने अंडर परफॉर्म किया है उसका भी अगर मीडियन प्राइस टू बुक देखेंगे तो 3.2 रहा है, जबकि आज की डेट में ये 2.8 के प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है। आप प्रॉफिटेबिलिटी वाइज देखिए, क्वार्टरली प्रॉफिट्स शानदार कंटिन्यूसली बनते आ रहे हैं। सितंबर 2022 में 11,100 करोड़ का था, ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। 3 साल में 20,000 करोड़ का प्रॉफिट बना रही है हर क्वार्टर में। जितने भी पैरामीटर्स पे आपको छानबीन करनी है, ड्रिल डाउन करना है, सब बेसिस पे मुझे लगता है कि ये वैल्यूएशन काफ़ी सस्ते में मिल रहा है। मैं क्योंकि मेरा ऑलरेडी इसमें होल्डिंग है तो इस भाव पे मैं नहीं खरीदूंगा, लेकिन अगर करेक्शन जारी रहा 3-5% और गिरता है, स्पेशली मैं देखूंगा कि जब ये 200 DMA के आसपास के लेवल पे आ जाए या वहाँ से थोड़ा सा डिप देखने मिले, तो वो एक बेस्ट टाइम होगा इसको और भी एक्यूमुलेट करने का। और सिमिलर बेसिस पे अगर हम कोटक बैंक पे जाएंगे तो वहाँ पर भी सिमिलर स्टोरी है। अगर आप प्राइस टू बुक देखेंगे तो 5 साल के प्राइस टू बुक, जहाँ अगेन 5 साल में इसने अंडर परफॉर्म किया है, 3.4 का इसका प्राइस टू बुक रहा है ऑन एन एवरेज 5 साल में, और आज की डेट में ये 2.5 के प्राइस टू बुक पे अवेलेबल है। दोनों ही केसेस में आप देखो मैनेजमेंट क्वालिटी बढ़िया है, सस्टेनेबल बिजनेसेस हैं, इतने बड़े बड़े बैंक्स हैं, धंधा ओवरऑल बंद नहीं होने वाला, कंटिन्यूसली प्रॉफिट बनाते जाने वाली है। अगर आप इसका भी प्रॉफिटेबिलिटी नंबर्स देखो तो क्वार्टरली सितंबर 2022 में 3,600 करोड़ का प्रॉफिट बनाती थी, अब पिछले 3 साल में 4,500 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट बनाने आ गई है। तो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, तो ये सब में भी कोई दिक्कतें नहीं है। वैल्यूएशन वाइज भी काफ़ी ज़्यादा, जो हिस्टोरिकल वैल्यूएशन है उससे भी काफ़ी ज़्यादा सस्ते हो रखे हैं। तो ओवरऑल ये दोनों स्टॉक्स पे भी मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। अगेन इस वाले में भी मैं वेट करूँगा कि ये थोड़ा 200 DMA के आसपास आए। अगर आप देखें तो पिछले 1 साल में, मैं 1 साल का ग्राफ लगा देता हूँ, तो पिछले 1 साल में भी आप देखें तो 200 DMA के नीचे ज़्यादा देर तक ये टिका नहीं है। जब भी आया है थोड़ा बहुत डिप दिखने मिला है, तुरंत बाउंस बैक देखने मिल गया है। तो 200 DMA के आसपास एक अच्छा लेवल होगा जहाँ पर इसको और भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगेन इसमें भी मेरा पोजीशन बना हुआ है। ये जितने भी स्टॉक्स मैं कवर कर रहा हूँ इसमें ऑलरेडी मेरा पोजीशन है या मैं पोजीशंस इनमें लेने वाला हूँ, तो ब्लाइंडली फॉलो मत करिए, आप अपना रिसर्च खुद करिए। लेकिन ओवरऑल मैं इन सारे स्टॉक्स पे काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ और मेरा खुद का भी पैसा इसमें निवेश है। तो चलिए, अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखिए।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। जय हिंद।